हाँ भाई, सभी को नमस्कार। अपनी बीएससी फाइनल के अंदर टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो चल रहा था, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर एक टॉपिक और रहेगा भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो करवाते हैं और आज यूनिट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं। और टॉपिक का नाम है होफस्टाडर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, या फिर होफस्टाडर प्रयोग। होफस्टाडर प्रयोग। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये आती है कि होफस्टाडर ने किया क्या था, क्या फाइंड आउट किया था। तो होफस्टाडर और इसके जो साथियों ने मिलकर नाभिक का घनत्व, न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड आउट की थी, और जो नॉर्मल डेंसिटी होती है, द्रव्यमान घनत्व है, वो भी फाइंड आउट किया था, या फिर नाभिकीय आवेश वितरण है वो फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसके लिए देखो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन का सिद्धांत काम में लिया था। इलेक्ट्रॉन के प्रकीर्णन का सिद्धांत काम में लिया था। किस प्रकार से इन्होंने क्या किया, ये जैसे मान लो कोई नाभिक है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इस पर डाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन इससे प्रकीर्णित होगा। प्रकीर्णित होने का मतलब है, जैसे मान लो इसकी गति की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, किसी न किसी दिशा में जाएगा, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास में आएगा, प्लस आवेश के कारण इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण के फलस्वरूप इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। साथ ही इन्होंने ये देखा कि केवल आकर्षण का अपन अध्ययन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय बल कार्य नहीं करता है, या न्यूक्लियर फोर्स कार्य नहीं करता है। इसके आधार पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या किया, नाभिक का घनत्व या आवेश वितरण ज्ञात करने की कोशिश की थी। सैद्धांतिक मानों की प्रायोगिक मानों से तुलना भी की थी। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बताया इसमें, इलेक्ट्रॉन का नाभिक से प्रकीर्णन, स्कैटरिंग करवाया था, और इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मल ऊर्जा का नहीं था, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का था, लगभग 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस पर डाला था। किस पर, नाभिक पर डाला था, और फिर इसकी स्कैटरिंग का अध्ययन किया था। ठीक है ना। तो इसका जो प्रयोग है वो किस प्रकार से, वो देखो एक बार, प्रायोगिक व्यवस्था या उपकरण है। इन्होंने उपकरण के लिए क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन त्वरक काम में लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटर जिसको अपन बोल सकते हैं, ये काम में लिया। इसके अंदर ये इनकी एक नली है, ये निकाल दी। ये क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन त्वरक या इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटर काम में लिया। और ये देखो, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का पुंज है, यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, यह है पुंज अवरोधक, पुंज अवरोधक काम में लिया। ठीक है ना। फिर बाद में इसको यहां से डिफ्लेक्ट करवा दिया, और ये लगा दिया एक फिल्टर। फिल्टर का कार्य क्या है, ये अपन पहले कर चुके हैं। ये क्या लगा दिया इसने, फिल्टर लगा दिया। ठीक है ना, जिससे कि निश्चित ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ही आगे पहुंचे। जैसे थोड़ी देर पहले बात की कि 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 550 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन ही इस पर क्या करना है, आपतित करना है। इसके आगे इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है या उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज है, इसको संवेग विश्लेषक या मोमेंटम एनालाइजर, या फिर यूं बोल दो मोमेंटम फिल्टर में से गुजारा। और मोमेंटम फिल्टर आपका किस प्रकार का है, ये पहले थोड़ा बहुत याद होगा। उसमें चुंबकीय क्षेत्र काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र काम में लेते हैं। तो ये क्या है, चुंबकीय विश्लेषक। अब इसमें ये बताओ, चुंबकीय विश्लेषक का कार्य क्या है। चुंबकीय विश्लेषक का कार्य है कि संवेग का विश्लेषण करना, या फिर यूं बोलो कि एक निश्चित संवेग के इलेक्ट्रॉनों को ही बाहर निकलने देना। ये कर दिया। इसके बाहर जब ये उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है, तो इसको ये डालते हैं प्रकीर्णन कक्ष, इस पे डाल दिया। ये क्या आपका स्कैटरिंग चैम्बर, स्कैटरिंग चैम्बर है।
और ये क्या है, स्कैटरर या प्रकीर्णक। प्रकीर्णक के रूप में अपन क्या करते हैं, सोने गोल्ड फॉइल काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, गोल्ड फॉइल काम में लेते हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता तो ये इसका जैसे मतलब डायरेक्ट यूं चला जाता, लेकिन प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज आपका यूं जैसे सपोज करो यूं चला गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन कोण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन कोण हो जाएगा। और इसका विश्लेषण करने के लिए कि प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर उनकी तीव्रता कितनी है और उसका संवेग कितना है, ये एक चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर काम में लेते हैं। ये क्या काम में लिया, चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर काम में लेते हैं। तो देखो इस प्रकार से इनका एक ये अपना क्या है, ये एक सामान्य उपकरण था। कौन से एक्सपेरिमेंट का, हॉफस्टेडर एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि हॉफस्टेडर एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड आउट करते हैं, नाभिक के आवेश वितरण फाइंड आउट करते हैं, या फिर नाभिक के आवेश घनत्व फाइंड आउट करते हैं, ठीक बात ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसकी तुलना किसने की, सैद्धांतिक मानों से की, ठीक है। समझाई बात ये सबके, ठीक है। तो देखो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन त्वरक है। त्वरक का कार्य क्या है, सबको मालूम है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करना। कितनी ऊर्जा से त्वरित करना बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, लगभग 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग बोला है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में ये इस चुंबक के विश्लेषक में से, हाँ ये लिखना था, ये क्या है, यह त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज, त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज है, ठीक है ना। अच्छा, इस चुंबक के विश्लेषक में से गुजारा, इसका कार्य क्या है कि संवेग को फिल्टर करना, मोमेंटम को क्या करना, फिल्टर करना। तो ये हो गया। फिर ये क्या है, स्कैटरिंग चैम्बर है। इस पे आपने गोल्ड फॉइल पे डाला तो ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, स्कैटर्ड या फिर प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और यहाँ पर उसका विश्लेषण कर लिया। विश्लेषण का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि किस दिशा में यानी किस कोण पर प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता कितनी है, ये फाइंड आउट कर लिया। और इसके आधार पर देखो क्या क्या निष्कर्ष निकाला, वो अपन आगे बात करते हैं। ये मेरे हिसाब से डायग्राम समझ आ गया सबके, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन त्वरक है। त्वरक का कार्य, एक्सेलेरेटर का कार्य क्या है, एनर्जी को इंक्रीज करना है, ठीक बात है ना। अच्छा, फिर बाद में निश्चित फिल्टर का काम क्या है कि निश्चित ऊर्जा का ही इलेक्ट्रॉन निकले आगे। फिर इसका कार्य क्या है, चुंबकीय विश्लेषक का कार्य, इसका कार्य है मोमेंटम को फिल्टर करना, यानी निश्चित मोमेंटम का ही इलेक्ट्रॉन आगे निकलेगा, ठीक है ना। फिर बाद में यहाँ क्या हुआ, ये स्कैटरिंग चैम्बर है। स्कैटरिंग क्या है, चैम्बर है। और इसमें ये क्या है, खड़ी लाइन है, ये गोल्ड फॉइल है, इससे आपका वो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हुआ। फिर बाद में प्रकीर्णन कोण यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे। इसका ये मेजरमेंट करने का काम किसका है, इसका है। ये आपका रिकॉर्डिंग का कार्य सारा करता है, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये दो बातों को मुख्यतः ध्यान देता है। एक तो किस एंगल पर, एंगल यानी थीटा पर इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता कितनी है, ये फाइंड आउट कर लेता है। मेरे हिसाब से यह बात आपको याद हो गई है ना। इसके बाद देखो एक दो बातें अपनी पहले की हुई हैं, जैसे प्रकीर्णन के अंदर जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो अपन ने पहले कर लिया कहीं पे। और क्या बताया मैंने, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये पहला टॉपिक था रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अंदर। किसके अंदर, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। उसके अंदर ये क्या था, सिग्मा या फिर सिग्मा थीटा लिखा होगा, और ये था Z(E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट) और E एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर, और 1/sin⁴ या कोसेक की पावर 4 और θ/2 ये अपन ने फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है ना। ये काम अपना हो गया था। इसके अंदर देखो जो एनर्जी थी वो कम थी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब कम होती है तो जो सापेक्षिकता या रिलेटिविस्टिक जो इफेक्ट है वो काम में नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन ने बात की
कि जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जैसे अपनी 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस सिचुएशन में अपन रिलेटिविस्टिक जो फिनोमिना है वो काम में लेते हैं, और इसके लिए वो थोड़ा से अपना चेंज हो जाता है। वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और वो याद नहीं करें तो भी अपना चलता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर मान लिया जाए कि नाभिकीय आवेश घनत्व है या न्यूक्लियर डेंसिटी जो है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो माना कि रो आर है, तो नाभिक पर आवेश कितना होगा या फिर नाभिकीय चार्ज कितना होगा, नाभिकीय आवेश वितरण, तो उसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे जेड ई इक्वल टू, यह लिखा जाएगा 0 टू इनफाइनाइट और रो आर 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर, ठीक है ना। थोड़ा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। नॉर्मली देखो, अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो चार्ज निकालने के लिए आप क्या करो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू क्या करोगे, वॉल्यूम करोगे। अब देखो, ये माना कि आपका नाभिक है, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, सेंटर ये है और स्मॉल आर दूरी आपकी ये है, यहां पर आप क्या निकाल, इस जो पट्टिका दिखाई दे रही है आपको, इस पट्टिका के अंदर आप क्या निकालना चाह रहे हो, चार्ज निकालना चाह रहे हो। माना कि इस पट्टिका की जो मोटाई है वो डी आर है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये तो करोगे कि ये तो है ही रो अपना वॉल्यूम यानी ये वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये वॉल्यूम दिया जाता है 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम लिखा, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बात याद होगी सबके। इसके बाद में देखो आर की जो वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट, अब इससे आप निकाल सकते हो। इसके बाद एक सेकंड भाई थोड़ी इसमें, इसके बाद देखो होफस्टेडर और साथियों ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, और एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने क्या देखा, अगर नाभिकीय आवेश वितरण को नियत माना, उन्होंने नियत मान के, और फिर उन्होंने क्या किया, एक माना फर्मी फलन के अनुसार परिवर्तित माना, किसके अनुसार, फर्मी फलन के अनुसार। एक सेकंड रुको भाई, अगर मान लो एक सेकंड, रो आपका नियत है, रो आपका क्या है, कांस्टेंट है, या फिर रो है वो चेंज होता है फर्मी फंक्शन के अनुसार, फर्मी फंक्शन के अनुसार। तो देखो ग्राफ आपका ये होना चाहिए, एक सेकंड, ये रो लिखा, अगर रो कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, ये ग्राफ आ जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ये नाभिक का केंद्र है और ये नाभिक की क्या त्रिज्या है, और यानी नाभिक के अंदर तो आवेश होगा इतना, फिर बाद बाहर क्या हो गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया। अगर मैं मान लो फर्मी फंक्शन के अनुसार मानता हूँ, फर्मी फंक्शन के अनुसार रो आर है वो दिया जाता है रो नोट अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल स्मॉल आर कैपिटल अपॉन स्मॉल ए दिया जाता है, ठीक बात है। इसको भी अपन करेंगे, तो यह आपका जो ग्राफ है ये इस प्रकार से आएगा, यह आएगा, और देखो ये प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो उन्होंने क्या किया, ये तो मैंने क्या बता दिया, सैद्धांतिक मान बता दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल अलग अलग परमाणुओं के लिए फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या देखा, कुछ एक आध छोटे परमाणुओं को अगर छोड़ दिया जाए, छोटे नाभिकों को अगर छोड़ दिया जाए, तो लगभग की जो प्रायोगिक जो मान है वो इससे मेल खाते हैं, इससे मेल खाते हैं। तो इस प्रकार से किसी नाभिक के अंदर आवेश वितरण है वो इसके अकॉर्डिंग होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है। इसके अंदर जो एक दो बातें लिखी हुई हैं वो और करते हैं। देखो यानी नाभिकीय आवेश घनत्व मैंने क्या बता दिया, नाभिकीय आवेश घनत्व
ये बता दिया रो आर जो है वो दिया जाता है रो नोट अपॉन 1 प्लस एक्सपोनेंशियल स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन ए दिया जाता है। और इसका अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ ये तो आर है और ये आपका क्या है रो है और ये ग्राफ यूँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो रो नोट क्या है, रो नोट है केंद्र पर घनत्व है। बात समझ आ गई सबके। स्मॉल आर डिस्टेंस है ही सेंटर से। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर वो दूरी है, वह दूरी जहां घनत्व नाभिक के घनत्व रो नोट बाई 2 हो जाता है, ये याद हो गई। ए है वो क्या है, यह नाभिकीय पृष्ठ की मोटाई का माप, नाभिकीय पृष्ठ की मोटाई का माप है। बात ये कुछ याद हुई होंगी सबके। ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट याद करेंगे हम। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर पर ये जो घनत्व है ये कितना रो नोट है। रो नोट आधा कहाँ जाता है, हाफ यहाँ जाता है, ये लिखा रो नोट बाई 2। इसके संगत है डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस है ये हो जाएगी। और जहाँ घनत्व आधा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं, कैपिटल आर बोलते हैं। अब एक बात रह गई कि नाभिकीय पृष्ठ की मोटाई। नाभिकीय पृष्ठ की मोटाई वो मोटाई होती है जहाँ पर घनत्व का मान 90% से 10% रह जाता है। तो 90% के लिए ये मैंने 90% कर दिया, तो 0.9 रो नोट, इसके संगत ये आ गई। फिर बात 10% के लिए ये आएगा 0.1 रो नोट, और इसके संगत जो डिस्टेंस है वो ये आएगी। अब ये जो है ये कहलाती है नाभिकीय पृष्ठ की मोटाई, और ये होती है 4.4 के इक्विवेलेंट होती है, 4.4 के इक्विवेलेंट होती है। क्या ये बात समझ आ गई हो सबके। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया थोड़ा बहुत। सबसे पहले हम जो नाभिकीय पृष्ठ की मोटाई किसे कहते हैं, तो आप ये बोलोगे 90% से नाभिकीय घनत्व क्या रह जाता है, 10 रह जाता है, 10% रह जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय पृष्ठ की मोटाई बोलते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद में देखो 1-2 बातें मैं पहले कर चुका हूँ कि नाभिकीय घनत्व जो है, आवेश घनत्व जो है वो ए पर डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान घनत्व वो ए पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे कुछ बातें अपन ने बोली थी। इसको आप देखो ऐसे कर सकते हो कि एक न्यूक्लियन है, उसकी त्रिज्या माना कि r0 है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब हो जाएगा। ठीक बात ना। तो नाभिक के अंदर जैसे मान लो कितने न्यूक्लियन होते हैं, किसी नाभिक में ए न्यूक्लियन होते हैं। कितने न्यूक्लियन होते हैं, ए न्यूक्लियन होते हैं। तो नाभिक का आयतन क्या हो जाएगा, नाभिक का आयतन क्या हो जाएगा, नाभिक का आयतन ये तो लिखूंगा a × 4/3 पाई r0 का क्यूब, ये करूंगा। ये तो मैंने बात की है, यहां से बात की है, न्यूक्लियनों से बात की है। अब देखो यदि नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या या आपकी r है मान लो, तो नाभिक का आयतन क्या हो जाएगा, नाभिक का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, होगा नहीं होगा। ये लाइन है, ये भी किसको बता रही है, नाभिक के आयतन को बता रही है, और ये है, ये भी किसको बता रही है, नाभिक के आयतन को बता रही है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मैं यहाँ पर तो यह आ जाएगा आपका, एक बार दोबारा रिपीट करो, ये भी नाभिक का आयतन है और ये भी क्या है, नाभिक का आयतन है। तो इसको ऐसे लिखूं 4/3 पाई r क्यूब और a × 4/3 पाई r0 का क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा r0 a की पावर 1/3। ये नाभिक की रेडियस है, वो अपन फाइंड आउट करते हैं, बार बार याद भी करवाया है कि नाभिक की त्रिज्या अपन इस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं। फिर बाद में देखो अगर द्रव्यमान घनत्व की बात आती है, द्रव्यमान घनत्व की जब बात आती है तो वो अपना क्या होता है, जैसे d लिखा, d बराबर द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम,
द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम। किसी नाभिक के अंदर ए न्यूक्लियन है तो ए न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का जो मास है वो लगभग क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। ये याद भी किया होगा सबने? अरे याद किया नहीं किया बात सबने? मेरे हिसाब से सबने याद किया अपने कि एक किसी नाभिक के अंदर एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान, ये टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की जगह ये रखूँ और ये रखूँगा तो कितना आ जाएगा? देखो R0 का क्यूब और ए, आ जाएगा। बात क्लियर होगी? ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है कि किसी नाभिक का जो द्रव्यमान घनत्व है वो ए पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ए से कैंसिल हो चुका है। R0 की वैल्यू या तो आपको एग्जाम में दी गई होती है, या फिर अपन लगभग क्या लेते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर लेते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यू जब अपन इसमें पुट करते हैं ये वैल्यू, तो डी का मान है वो लगभग आता है 2 × 10⁻17 किग्रा पर मीटर क्यूब। ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर देखो एक सेकेंड है, दो बात याद की आपने कि पहली बात ये याद की कि किसी नाभिक का जो द्रव्यमान घनत्व है वो ए पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात ये याद की डी का मान आपका ये आ गया। इसको आप केवल इतनी बात याद कर सकते हो कि नाभिक का घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है और वो ए पर डिपेंड नहीं करता है। साथ साथ अपने आवेश घनत्व ये निकाला था भाई, 4 डेंसिटी निकाली है, और 4 डेंसिटी के लिए आपने क्या किया कि केंद्र के निकट नाभिक का जो सेंटर है उस सेंटर के निकट आवेश घनत्व जो है 4 डेंसिटी जो है वो लगभग नियत होती है, और उसके बाद में वो एकाएक 90% से 10% कम आ जाती है। किस पर आती है? नाभिकीय पृष्ठ पर आती है, ठीक बात ना। इस प्रकार आपका नाभिकीय आवेश घनत्व है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है, वो परिवर्तित होती है पृष्ठ के समीप। नाभिक के सेंटर के आसपास क्या रहती है? वो नियत रहती है। तो भाई थैंक यू, धन्यवाद। ये यूनिट कंप्लीट होती है। इससे आगे अपन नेक्स्ट यूनिट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।